पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ा था। आज हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, ये 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में नहीं है। 10+2 लेवल पे यू हैव टू स्टडी रेजोनेंस ओनली इन सीरीज सर्किट। फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बी इट फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सेकेंड ईयर में नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, यू हैव टू स्टडी पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स एज वेल। अब पैरेलल सर्किट्स की एनालिसिस के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिटेंस। फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले हम जानते हैं ये एडमिटेंस क्या चीज है। एडमिटेंस बेसिकली इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस। मैंने आपको जो जे ऑपरेटर वाला लेक्चर पढ़ाया था, आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में, बेसिक जे नोटेशन, वहां पे मैंने एडमिटेंस और इंपेडेंस की थोड़ी सी बात की थी। बाकी बच्चों, अभी जब हम यूनिट 5 में 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ेंगे तो वहां पर इंपेडेंस पैरामीटर और एडमिटेंस पैरामीटर जब पढ़ेंगे तब डिटेल में मैं आपको एडमिटेंस बताऊंगा। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। एडमिटेंस इज डिनोटेड बाय वाई एंड इंपेडेंस इज डिनोटेड बाय जेड। फाइन। तो एडमिटेंस मेरा इंपेडेंस का रिवर्स है, रेसिप्रोकल है। अब यूटिलिटी क्या है, हमें समझना क्या क्या चीजें हैं। जैसे मान लीजिए दो इंपेडेंस है, Z1 एंड Z2, ठीक है ना, एंड दीज टू इंपेडेंसेस आर इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट इंपेडेंस होता है Z1 प्लस Z2। और यही दोनों इंपेडेंस, ध्यान रखेंगे बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट इंपेडेंस नॉट एडमिटेंस, यही दोनों इंपेडेंस जब पैरेलल में होते हैं तो मेरा नेट इंपेडेंस हो जाता है 1/Z इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2। क्लियर है। अब दिस 1/Z इज नथिंग बट एडमिटेंस, तो इसको क्या लिख सकता हूं, Y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2। तो अब यहां पर देखो, जो चीज सीरीज में इंपेडेंस में ऐड हो रही थी वही चीज पैरेलल में एडमिटेंस में ऐड हो रही है, ठीक है ना। तो यहां से देखो लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि अगर मुझे कभी भी किसी पैरेलल सर्किट में कोई सर्किट एलिमेंट्स दिख रहे हैं तो मैं नेट इंपेडेंस निकाल के उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो मुझे नेट एडमिटेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मैं बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करने वाला हूं इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स स्ट्रेट गेट ऑन टू आवर टॉपिक विच इज पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। द मोस्ट popular parallel resonant circuit that we have to consider is this is your basic parallel resonant circuit. It contains a resistor which is in series with an inductor, fine, and in another parallel arm you have got a capacitor. So this happens to be your parallel resonant circuit. This is C, this is R, this is L. मान लेता हूं सर्किट से निकलने वाला मेन करंट है I. दिस करंट इज फॉर मी, आई हैव रिटन इट एज IL, और इस करंट को बच्चों हमने IC लिखा हुआ है। क्लियर है, फाइन। दिस इज द बेसिक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट दैट वी हैव टू कंसिडर, फाइन। अब यहां पर देखिए, मैं वापस से जाता हूं KCL और KVL वाले लेक्चर में। जब कभी भी मुझे पैरेलल सर्किट दिखते हैं, यहां पर नोड दिखता है, तो प्रिफरेबली मैं क्या यूज करता हूं बच्चों, मैं प्रिफरेबली यूज करता हूं KCL, KVL नहीं यूज करता, मैं KCL यूज करता हूं प्रिफरेबली, ठीक है ना। तो जब कभी भी आपको पास पैरेलल सर्किट को एनालाइज करने का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट थिंग इन माइंड दैट यू हैव टू रिमेंबर इज ट्राई एंड यूज KCL इंस्टेड ऑफ KVL, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं कि यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। देखो, रेजोनेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। रेजोनेंस की बेसिक डेफिनेशन मुझसे यही कह रही है कि करंट हैज टू बी मैक्सिमम, और करंट के मैक्सिमम होने के लिए इंपेडेंस हैज टू बी मिनिमम, ठीक है ना। पुराने लेक्चर को रिकॉल करिए, वो सभी प्रॉपर्टीज रिकॉल करिए जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोली थी।
the impedance of the circuit has to be minimum, the current at resonance has to be maximum, the impedance should be purely resistive. ये इस्तेमाल करने वाला हूं मैं, the impedance should be purely resistive. अब J नोटेशन में मैं ऑलरेडी जानता हूं, मैंने आपको लाप्लास में भी बताया था कि हम J इंटू एक्सएल लिखते हैं या 1 अपॉन J इंटू एक्सी लिखते हैं. फाइन. क्यों लिखते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. मतलब अगर मैं इंडक्टर को लिखूंगा J नोटेशन में तो मैं J ओमेगा L लिखूंगा, और अगर मैं कैपेसिटर को लिखूंगा तो J ओमेगा C लिखूंगा. अब यहां पर 1 अपॉन J ओमेगा C को मैं कैसे लिख सकता हूं? ऊपर भी J से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी J से मल्टीप्लाई कर दूं, तो J स्क्वायर इज -1, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू -J ओमेगा C. तो ध्यान देखेंगे, जब मैं J के टर्म्स में इंडक्टर और कैपेसिटर को लिख रहा हूं तो मैं इंडक्टर को लिखूंगा J ओमेगा L और कैपेसिटर का लिखूंगा -J ओमेगा C. ये हमने एस डोमेन एनालिसिस में भी देखा है कि कैसे इंडक्टर और कैपेसिटर को लिख रहे हैं. तो आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. चलिए अब आते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे. देखिए सीरीज में यहां पर मैंने देखा इंपिडेंस ऐड होता है, लेकिन पैरेलल में एडमिटेंस ऐड होता है. तो अगर मैं आपसे इस सर्किट का नेट एडमिटेंस की बात करूं, नेट एडमिटेंस इस सर्किट का मैंने मान लिया Y है. बहुत ध्यान से समझेंगे इसको. मान लिया नेट एडमिटेंस Y है, तो Y का वैल्यू होना चाहिए Y1 प्लस Y2. फाइन. Y का वैल्यू होना चाहिए Y1 प्लस Y2. Y1 क्या होना चाहिए बच्चों? 1 अपॉन Z1. Y2 क्या होना चाहिए बच्चों? 1 अपॉन Z2. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब Z1 को मैं क्या लिखूंगा? बहुत ध्यान से देखेंगे. Z1 को मैं क्या लिख सकता हूं? Z1 को मैं लिख सकता हूं R प्लस J ओमेगा L. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. Z1 को मैं लिख सकता हूं R प्लस J ओमेगा L, और Z2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन J ओमेगा C. यहां से मैंने उठाया, ठीक है ना. तो अब मेरा Y क्या आ गया बच्चों? Y को मैं लिख सकता हूं J ओमेगा C प्लस 1 अपॉन R प्लस J ओमेगा L. This is how I can write the value of the net admittance of this particular circuit. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब ध्यान से देखिए इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं. मैं सेकेंड टर्म में J ओमेगा C को एज इट इज लिखा रहने दिया. यहां पर मैंने R माइनस J ओमेगा C ऊपर कर दिया, और R प्लस J ओमेगा L होना चाहिए. यहां पर R प्लस J ओमेगा L एंड R माइनस J ओमेगा L. मतलब मैंने R प्लस J ओमेगा L के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है. तो Y बच्चों आ गया J ओमेगा C प्लस दिस विल बी R माइनस J ओमेगा L डिवाइडेड बाई दिस विल बी R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर. ठीक है ना. अब देखो मैं J वाले टर्म्स एक साथ कर रहा हूं, रियल पार्ट्स एक साथ और इमेजिनरी पार्ट्स एक साथ. लॉजिक अभी आपको 2 मिनट में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूं. इसको मैं लिख सकता हूं R अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस J ओमेगा L अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर. ठीक है ना. तो अब देखिए Y को कैसे लिखा जा सकता है. I can write Y as Y is R upon R square plus ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस J के साथ ओमेगा C माइनस ओमेगा L अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर. ठीक है ना. अब आते हैं रेजोनेंस की बेसिक डेफिनेशन पे. रेजोनेंस की बेसिक डेफिनेशन कहती है इंपिडेंस शुड बी रेजिस्टिव. अब अगर इंपिडेंस बच्चों रेजिस्टिव है तो एडमिटेंस भी रेजिस्टिव ही होना चाहिए. अब मुझे आप सोच के बताइए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर मुझे एडमिटेंस को प्योरली रेजिस्टिव बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. द कोफिशिएंट ऑफ J शुड बी 0. अगर मैं J के कोफिशिएंट को 0 कर देता हूं तो आई एम डैम श्योर कि मुझे Y प्योरली रेजिस्टिव ही मिलेगा. तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 कर देते हैं. ओमेगा C माइनस ओमेगा L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है ना.
अब ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम हियर इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज एल अपॉन सी, या ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज एल अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर, राइट। दिस कैन बी रिटन एज एल अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से बच्चों ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई एल अपॉन एल स्क्वायर सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा अपॉन इट विल बी एल स्क्वायर। तो यहां से आई कैन राइट ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने रेजोनेंस की कंडीशन मान ली है तो मैं इसको ओमेगा नॉट बोल देता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज ओमेगा नॉट, दिस इज ओमेगा नॉट, दिस इज ओमेगा नॉट। तो फ्रॉम हेयर आई गेट द वैल्यू ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ओमेगा नॉट इज नथिंग बट 2 पाई एफ नॉट। ठीक है, तो यहां से मैं एफ नॉट की वैल्यू क्या लिख सकता हूं बच्चों, एफ नॉट विल बी 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो these two expressions give me the value of the parallel resonant circuits resonant frequency। ठीक है ना। अब यहां पर कंस्ट्रेंट देखो क्या है, if R is very small, अगर मैं R की वैल्यू बहुत छोटी मान लूं तो ऑब्वियसली R स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो अगर बहुत छोटी वैल्यू हो गई तो R स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, और अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूं तो मुझे एफ नॉट क्या मिल जाता है, 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये मेरे लिए जाना पहचाना एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में ये कंस्ट्रेंट बनता है कभी कभी। फाइन। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां से अगर मैं क्वालिटी फैक्टर की बात करूं तो क्वालिटी फैक्टर कैसे निकाल सकता हूं भाई। क्वालिटी फैक्टर मैंने सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए भी निकाला था, तो मुझे पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के लिए भी निकालना पड़ेगा। अब वहां पर क्वालिटी फैक्टर ने मुझे बताया था कि मेरा सीरीज रेजोनेंट सर्किट वोल्टेज मैग्नीफाई कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही मेरा जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, ध्यान से समझेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट मेरा करंट को मैग्नीफाई करता है, इट इज अ करंट मैग्निफिकेशन सर्किट। ये पॉइंट ध्यान रखना है। फाइन। अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज अ current magnification circuit. It helps me magnify the current in the same way as a series resonant circuit was helping me to magnify the voltage. In that case it was a voltage magnifying circuit, यहां पर it is a current magnification circuit. Fine. चलिए अब कुछ इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अच्छा, अगर मैं क्वालिटी फैक्टर की बात करूं तो क्वालिटी फैक्टर में बिल्कुल वैसे ही निकालूंगा, एक्सप्रेशन भी वही आना है। फाइन। इसके क्वालिटी फैक्टर का भी एक्सप्रेशन वही आना है, वो हमें नहीं पढ़ना है। हमें रेजोनेंस की कंडीशन पढ़नी है, प्लस साथ में पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स को एनालाइज करना सीखना है कि कैसे मैं पैरेलल सर्किट्स की एनालिसिस करता हूं। तो बच्चों, पैरेलल सर्किट की एनालिसिस करने के लिए मैंने आपको सबसे इजी तरीका बताया है। हम सर्किट को वैसे ही एनालाइज करेंगे जैसे सीरीज सर्किट करते थे। डिफरेंस सिर्फ इतना रखेंगे कि यहां पर मैं हर चीज एडमिटेंस के फॉर्म में लूंगा। क्लियर है। चलिए अब हम सीरीज और पैरेलल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं कंबाइन करके, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए फॉर रेजोनेंट सर्किट्स। चलिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। इस क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक डिफरेंस आपको समझ में आएगा बिटवीन अ सीरीज एंड अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द क्वेश्चन सेज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 0.2 ओम एंड इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी। मतलब मेरे पास एक कॉइल है जिसका मेरे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम्स एंड द इंडक्टेंस इज 10 मिली हेनरी। ठीक है ना। अगर मेरे पास L की वैल्यू है तो मैं XL निकाल सकता हूं। कैसे? XL इज ओमेगा इंटू L। ओमेगा इज 2 पाई F इंटू L
एंड एफ की वैल्यू मुझे दी है 50 हर्ट्ज, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू एल, एल इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी। ठीक है ना, इसको मैंने सॉल्व कर लिया और मुझे एक्सेल पता चल गया। फाइन, चलो, what capacitance should be connected in parallel so that the voltage and current are in same phase। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मैं इस कॉम्बिनेशन के, ये मेरे पास कॉम्बिनेशन है ऐसा कुछ, इस कॉम्बिनेशन के पैरेलल में कितना कैपेसिटेंस कनेक्ट करूं ताकि मेरा वोल्टेज और करंट फेज में आ जाए। तो बच्चों वोल्टेज और करंट फेज में तो तभी आता है जब मेरा सर्किट रेजोनेंस में होता है। तो मुझे रेजोनेंस की कंडीशन पे कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है भाई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मुझे मालूम है एफ नॉट होती है 1/2 पाई, ये पैरेलल सर्किट है, तो दिस विल बी 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए सभी कुछ मुझे मालूम है, आई नो एवरीथिंग इन द गिवन सर्किट। ठीक, निकालना मुझे क्या है, निकालना है बच्चों मुझे कैपेसिटर का वैल्यू, कैपेसिटर का वैल्यू मुझे निकालना है। क्वेश्चन में मुझे रेजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है, इंडक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, एंड आई एम गिवन दैट द वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज 100 वोल्ट एंड द फ्रीक्वेंसी इज से 50 हर्ट्ज। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी से मैंने ओमेगा निकाल लिया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओमेगा एफ नॉट मुझे मालूम है भाई, एफ नॉट इज नथिंग बट ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई। ठीक है ना, तो यहां से मैंने भाई इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता था ओमेगा नॉट इज इक्वल टू √1 अपॉन LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस कभी कभी आपको फंसा देते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में। ठीक है ना, अब यहां पर देखो सभी कुछ मालूम है और मैं निकाल सकता हूं C का वैल्यू। ठीक है ना, तो C का वैल्यू मैंने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पार्ट देखो, वहां पर कैच है, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द करंट इन दिस कंडीशन, मतलब आपसे सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन पर करंट पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, करंट की वैल्यू होनी चाहिए सप्लाई वोल्टेज अपॉन इंपिडेंस एट रेजोनेंस। ठीक है ना, अगर मैं इसको आई नॉट मान लू रेजोनेंस पे करंट, तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। तो जरा ध्यान से देखिए, वापस से मैं आ रहा हूं अपने डिस्कशन पे। मेरा डिस्कशन कह रहा था दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर द एडमिटेंस। ठीक है ना, सर्किट रेजोनेंस पे है, अगर सर्किट रेजोनेंस पे है तो J का जो कोफिशिएंट है इट हैज टू बी 0। ठीक है ना, जब मैं J का कोफिशिएंट 0 कर दूंगा बच्चों, तो मेरा एडमिटेंस बचेगा कितना, तो मेरा एडमिटेंस बचेगा R अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है ना, तो जब मैं रेजोनेंस की कंडीशन ले रहा हूं, मतलब अपना J का कोफिशिएंट 0 कर रहा हूं, तो मेरे पास जो इंपिडेंस बच रहा है, जो एडमिटेंस बच रहा है बच्चों, वो एडमिटेंस क्या है, देखिए मैं यहां पर Z0 के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं, तो मेरे पास जो एडमिटेंस बच रहा है दैट इज R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है ना, अब सर्किट रेजोनेंस पे तो इसको ओमेगा नॉट कर लीजिए। अगर इंपिडेंस सर्किट का ये है, सॉरी अगर एडमिटेंस ये है तो इंपिडेंस कितना हुआ, इंपिडेंस हुआ बच्चों आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है ना, यहां से अलग अलग डिवाइड कर लिया, तो आर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। अब इस टर्म की वैल्यू देखिए कहां से निकाली जा सकती है, वापस से अपने एक्सप्रेशन पे जाएंगे। देखिए न्यूमेरिकल की हेल्प से मैं आपको एक नया एक्सप्रेशन डिराइव करके दे रहा हूं बच्चों। ये है मेरी ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर की वैल्यू, दैट इज एल अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं यहां से उठाऊंगा, प्लीज इसको साथ में नोट करते जाएंगे, नहीं तो बाद में आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला है ये एक्सप्रेशन। ठीक है ना, इट्स नॉट एट ऑल इजी, बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत से बच्चों को इसमें डाउट रहता है। द वैल्यू इज एल अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर, एल अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर, आर प्लस एल अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो जब मैंने अलग अलग डिवाइड किया तो आई गेट z इज इक्वल टू आर प्लस एल अपॉन सी आर माइनस आर। तो r से r गेट्स कैंसिल्ड, दिस इज z नॉट, मैंने इसको z नॉट माना हुआ है। तो व्हाट आई गेट इज z नॉट इज इक्वल टू l अपॉन सी आर। दिस इज द इंपिडेंस ऑफ अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। नया एक्सप्रेशन है, बिल्कुल डिफरेंट एक्सप्रेशन है। अब बहुत ध्यान से जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा,
न्यूमेरिकल की हेल्प से हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया है। अब यहां पर देखिए एल और सी की वैल्यू दी हुई है, तो इस क्वेश्चन में तो मैं आई नॉट निकाल सकता हूं। आई नॉट विल बी v अपॉन z नॉट। आई कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ आई नॉट। v मेरे को 100 दिया हुआ है, z नॉट मैं यहां से l c और r का वैल्यू निकाल के रख सकता हूं। अब जरा इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिएगा, ये z नॉट का मेरा जो एक्सप्रेशन है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जैसे ही मैं बोलता हूं इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप सोचते हो एल और सी तो है, भाई एक्सएल और एक्ससी नहीं है, एल और सी है, ठीक है ना। तो इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कहीं ना कहीं आई कैन से दैट द इंपिडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए रेजोनेंस पे इंपिडेंस कितना होगा सर्किट का। पैरेलल रेजोनेंस के केस में क्या मैं कह सकता हूं कि पैरेलल रेजोनेंस के केस में द इंपिडेंस इज मैक्सिमम। ध्यान से देखेंगे, द इंपिडेंस इज मैक्सिमम फॉर अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। द इंपिडेंस इज मैक्सिमम। रेजिस्टिव हो रहा है, जो जे वाले टर्म्स थे वो हट चुके हैं, तो इंपिडेंस मेरा मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है ना। अगर मेरा इंपिडेंस मैक्सिमम हो रहा है, तो क्या मेरा करंट मिनिमम नहीं हो रहा? 100% मिनिमम हो रहा है। रेजोनेंस पे, पैरेलल रेजोनेंस पे मेरा जो करंट निकल के आ रहा है बच्चों, दैट करंट इज मिनिमम, ठीक है ना। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी जब मैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट पढ़ रहा था, तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट के केस में मुझे करंट मैक्सिमम मिल रही थी। डिफरेंस समझिए दोनों में। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मुझे करंट मिनिमम मिल रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसी वजह से हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं बच्चों। रिजेक्टर सर्किट, जो मेरा सीरीज रेजोनेंट सर्किट होता है, दैट इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर सर्किट। मैंने आपको बताया था, मैं उसको जितनी भी फ्रीक्वेंसी दूंगा उसमें से वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन मेरा जो रिजेक्टर सर्किट है, जो मेरा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, वो एक रिजेक्टर सर्किट है। वो रेजोनेंट पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट को रिजेक्ट करेगा, ठीक है ना। अ टैंक सर्किट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, फाइन। तो आपने देखा कि कैसे न्यूमेरिकल की हेल्प से मुझे एक नया पैरामीटर डिफाइन करने को मिला, दैट इज द इंपिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों को कंफ्यूजिंग भी लगता है। क्लियर है? चलिए, आई गेस दैट इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इट वाज अ ब्रीफ शॉर्ट लेक्चर। हमने पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की कंडीशन पढ़ी। अब हम सीरीज रेजोनेंस जानते हैं, पैरेलल रेजोनेंस जानते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पावर एंड पावर इन द एसी सर्किट एंड पावर फैक्टर, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द रेजोनेंस फॉर अस, फाइन। As I always say, if you find the content of the lecture worthy enough, do like it, share it, subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Stay healthy, stay safe, and most importantly, steady well. Thank you.